YouTube चैनल आज के गायनेकोलॉजिस्ट में मैं डॉक्टर सोनल परिहार वापस से आपके लिए इनफर्टिलिटी यानी कि हाउ टू कंसीव, प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी उसका थर्ड पार्ट लेकर आए। बीच में हमने थोड़ा इंटरप्शन किया था। एक वीडियो पिछली बार जो आया था वो था अबाउट लाइटनिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स यानी कि वेजाइनल एरिया, ग्रोइन एरिया, थाइज, इनर थाइज, एक्सिलरी एरिया, अंडर द ब्रेस्ट या फिर इवन मेल्स में, आदमियों में जो नीचे के एरियाज डार्क होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके लिए कौन सी क्रीम आई है उसको मैंने आपको पिछली बार बताया था। अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो उसमें जो लिंक्स दिए गए हैं नायका के और अमेजॉन के, उस पर क्लिक करिए और ऑर्डर करिए। राइट, तो अब आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ टू कंसीव। इससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं आपको बता दूं कि डॉक वाइज आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये मेरा पिन है, ये टेक्निकल नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, पिन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, पेमेंट ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर फोन कॉल या फिर व्हाट्सएप। और ये ऐप अब आपके पास इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। कॉलिंग ऑप्शन इंटरनेशनल नंबर्स पे भी अवेलेबल नहीं है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी मेरा फेसबुक पोर्टल, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं चारों तरफ से क्वेश्चंस इकट्ठे कर करके आपके लिए लाइव सेशन बनाती हूँ डेली। लाइव सेशन आपको पता चल गया होगा अभी तक। दूसरा चैनल शुरू हो गया डॉक्टर सोनल्स आंसर्स, डॉक्टर सोनल्स आंसर्स। इस पे सब्सक्राइब करिए तो आपको डेली नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं लाइव जाती हूँ। बाकी किसी को मेरे को आके दिखाना है तो मेरा हॉस्पिटल एड्रेस मैं हर बार देती हूँ, सेक्रेटरी का नंबर है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं हाउ टू कंसीव का थर्ड पार्ट। हमने पहले डिस्कस किया लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने। फिर हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिलेशन के समय क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कब करना चाहिए, ओवुलेशन कब होता है, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, अपने आप को वॉश करना चाहिए, हमने सब बेसिक चीजें डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं इंटरकोर्स के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट स्टेप आता है ओवुलेशन यानी कि औरत के अंदर अंडा बनना। अब अगर औरत के अंदर अंडा ही नहीं बनेगा और अंडा रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में ही नहीं जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ओवुलेशन के लिए मैक्सिमम लेडीज के मेरे पास फोन कॉल्स, मेरे पास मैसेजेस, मेरे पास जो डेली लाइव क्वेश्चंस आते हैं वो सारे यही होते हैं, मैडम मेरे को ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मैडम मेरे को पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, मैडम पीरियड आता है तो रुक रुक के आता है, मेरी एज ज्यादा हो गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ओवुलेशन से रिलेटेड है। एक बार मेरा वीडियो जो बहुत पहले आया था उसको जरूर देखिएगा, इररेगुलर पीरियड्स यानी कि इंग्लिश में इररेगुलर पीरियड्स और हिंदी में पीरियड्स का अनियमित होना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसको जरूर देखिएगा। इसको आपको समझ में आएगा कि पीरियड्स क्यों अनियमित होते हैं। मैंने सारे कॉजेस बताए। आज मैं आपको मोटी मोटी तौर पे बता दूं, मैक्सिमम जो रीजन होता है वो होता है हार्मोनल। अब हार्मोन्स में भी तरह तरह की बीमारियां हैं, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, पर जो मेन प्रॉब्लम है वो है पीसीओडी। पीसीओडी बहुत कॉमन है, मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। पीसीओडी पे बहुत बड़े वीडियोस आए थे मेरे, 4 वीडियोस आए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्लियरली सब कुछ बता चुकी हूँ। मेन बात यह है कि आपका जब ओवुलेशन नहीं होगा तो अंडा नहीं बनेगा, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि अंडा रिलीज ही नहीं होगा। पीसीओडी में अंडे बनते हैं लेकिन रिलीज नहीं होते क्योंकि दीवार जो होती है ओवरी की बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा ओवेरियन ड्रिलिंग क्या होती है। ओवेरियन ड्रिलिंग यानी कि ओवरी की जो दीवार है जो कि इतनी मोटी हो गई है पीसीओडी में, जिसमें इतने सारे अंडे ट्रैप हो गए, हम उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं मशीन से। तो ये करते हैं लैप्रोस्कोपी से, दूरबीन की सर्जरी से। 10-15 मिनट का काम होता है, गर्म मशीन से उसको छू देते हैं तो दीवार में छेद हो जाते हैं जिससे कि अंडे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। 1 साल तक ये कहते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। 1 साल के अंदर अगर कंसीव करने की कोशिश करें तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर उसके बाद ट्राई करेंगे या उस 1 साल में नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो जो प्रॉब्लम है वो रिपीट हो जाएगी, यानी कि जो आपकी हमने वॉल पतली करी थी, जो छेद बना बना के, वो वापस से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको 1 साल के अंदर होना बहुत जरूरी है, बट टेक्निकली थ्योरेटिकली कहते हैं कि अगर 1 साल के अंदर हो जाएगा तो बेस्ट है क्योंकि लैप्रोस्कोपी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं उस समय। राइट, तो ये तो हो गया पीसीओडी। इसमें तो एग बन ही नहीं रहा, एग बनता है तो रिलीज नहीं होता है या फिर एग बड़े ही नहीं होते, छोटे छोटे खूब सारे बन जाते हैं। दूसरी रीजन होता है प्रेगनेंसी ना कंसीव करने का, वो है एग की क्वालिटी खराब होना। बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एग की क्वालिटी क्यों खराब होती है। क्यों का कोई रीजन नहीं है। जनरली आप कोई ना कोई बीमारी, जैसे इवन हस्बैंड्स में, पार्टनर्स में, जो मेल पार्टनर्स हैं उनमें स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो स्पर्म्स जाके एग के अंदर जाएंगे नहीं, फर्टिलाइज ही नहीं करेंगे तो बच्चा बनेगा ही नहीं। क्वालिटी खराब होने का रीजन या तो एज है, लेडीज में 35-40 के बाद कहते हैं क्वालिटी खराब हो जाती है। ओके, सब में नहीं होती पर किसी किसी में हो जाती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल बच्चे भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपका ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर वगैरह करते हैं, डबल मार्कर करते हैं। दूसरा रीजन आपको कोई बीमारी हो, जैसे आपको कोई एसएलई हो, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, एपीएलए हो, डायबिटीज हो, मतलब किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज जो आपको बहुत सालों से चलती है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस सही नहीं है, उसकी वजह से आपकी एग की क्वालिटी खराब हो सकती है। राइट, तो एग की क्वालिटी की ही बात करेंगे, स्पर्म्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे।
तो अगर एग की क्वालिटी खराब है या फिर एग रिलीज नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। अब डॉक्टर्स का क्या काम है? एग क्वालिटी के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। एग क्वालिटी के लिए ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती कि मैं आपकी एग की क्वालिटी ठीक कर सके। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई दवाई चल रही है तो हम बोलेंगे उसको ठीक कर लो, क्योंकि हम सारे आपकी टेस्टिंग करते हैं, इसीलिए इतने सारे टेस्ट करे जाते हैं प्रेगनेंसी में। आप लोग पूछते हैं इतने टेस्ट क्यों लिख रहे हैं? मेरा बहुत पहले एक वीडियो आया था, ब्लड टेस्ट एंड सोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी, कितनी बार क्या क्या होता है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको सुनिएगा। ये तो बेसिक टेस्ट है, प्लस मैंने कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी बताए थे उन लोगों में जिन लोगों में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं या बड़ी मुश्किल से कंसीव हो रहा है, राइट? तो एग की क्वालिटी ठीक करने के लिए पहले अपनी फिटनेस ठीक करें, अपनी जो भी बीमारी है आपकी उसको कंट्रोल में लाएं, राइट? और अगर उसके बाद भी हमको लगता है कि एग की क्वालिटी सही नहीं है, जनरली एग की क्वालिटी सही ना होने की वजह से ऐसा नहीं होता कि बच्चा ना ठहरे, जनरली अबॉर्शंस होते हैं, मल्टीपल अबॉर्शंस। तो ऐसे केसेस में डोनर एग हम लोग बोलते हैं, जैसे आईवीएफ करने के लिए बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैडम डोनर एग लेना पड़ रहा है, मेरी क्वालिटी सही नहीं है, या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम है कुछ एग्स में, एग सही नहीं बनते, बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। तो ये बहुत हाई लेवल की बात हो गई, जेनेटिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो एग क्वालिटी में बेसिकली मोटी मोटी तौर पर कोई दवाई नहीं होती कि हम उसको ठीक कर सकें। एग अगर नहीं बन रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है या रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत तरह तरह की दवाइयां आती हैं। क्लोमिफिन आता है, लेट्रोजोल आता है, HMG यानी कि ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन्स आते हैं। जिन लोगों का ये सब ट्रीटमेंट चला है उनको पता है, उनको अच्छे से पता है कि डॉक्टर धीरे धीरे स्टेप वाइज इन दवाइयों के डोज बढ़ाते हैं। जैसे क्लोमिफिन 50 मिलीग्राम से स्टार्ट होके 200-250 तक दे सकते हैं। लेट्रोजोल 2.5 से स्टार्ट होके 5.0 एंड देन 7.5 तक मैक्सिमम दे सकते हैं। HMG जो इंजेक्शन है वो 75 से स्टार्ट करते हैं और 200-250 तक जा सकते हैं, बहुत हाई डोज हो जाता है। इनके साइड इफेक्ट्स मेनली यही है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, वेट गेन हो जाता है। किसी किसी को ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम OHSS हो जाता है, जो कि बड़ा ही अनकॉमन है लेकिन बहुत खतरनाक है। और अगर ऐसा हो जाता है तो कभी कभी लंग्स में पानी भर जाता है और थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग कह सकते हैं, अगर पेशेंट सही जगह पे सही टाइम पे नहीं पहुंचती है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचती है। बट जनरली ये धीरे धीरे अपने आप सबसाइड कर जाता है। तो बेसिकली इन दवाइयों से मोटापा बढ़ सकता है, डिप्रेशन होता है, इतनी दवाइयां लेने के बाद भी बच्चा नहीं होता है। तो ये सारी वो बातें हैं जो मैं, क्योंकि मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने देखा है पेशेंट्स को जो कंसीव कर जाते हैं वो खुश है, जो नहीं कर पाते हताश होते होते धीरे धीरे डिप्रेशन उनको घेर लेता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था डिप्रेशन में ना जाएं, इट टेक्स टाइम। डॉक्टर भी धीरे धीरे आपकी डोज बढ़ाते हैं। डोज तब तक बढ़ाई जाती है जब तक आपकी सोनोग्राफी में नहीं दिखता कि अंडा बन रहा है। एक बार लगेगा कि इस डोज से अंडे बहुत अच्छे बन रहे हैं तो अगली बार डोज नहीं बढ़ाई जाएगी, अगली बार उसी डोज पे आपको वापस से ट्राई कराया जाएगा। अब कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं मैडम मैंने दवाई भी ले ली, मेरी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी हो गई, मेरे अंडे भी बन गए, फूट भी गए, तो भी बच्चा नहीं हुआ। वेल उसका जवाब डॉक्टर्स के पास नहीं है, क्योंकि वो कुदरत अंदर ही अंदर क्या करती है हमको पता नहीं। हमारा काम होता है आपके अंडे बनाना, सोनोग्राफी करके हमने देख लिया अंडा बन गया, अंडा रप्चर हो गया इंजेक्शन लगाने से, फिर हम बोलते हैं भाई हस्बैंड वाइफ साथ रहो, अगर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। उसके बाद भी बच्चा नहीं ठहरा, मतलब कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम है, तो एक क्वालिटी सही नहीं है या फिर वो साथ में मिल नहीं पाए, कुछ ना कुछ है। एंटीबॉडीज हैं जो कि मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी क्यों नहीं हो पा रहा। दैट इज मोर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। हताश ना हो। मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब भी हम पेशेंट्स को दवाई देते हैं और सोनोग्राफी में दिख रहा है कि उनके अंडे बड़े अच्छे बन रहे हैं, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं हो पा रही है, मैं उनको 2-3 महीने का ब्रेक देती हूँ। 2-3 महीने लगातार अगर उन्होंने दवाई ले ली उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो मैं उनको बोलती हूँ आप 2-3 महीने वेट करें, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। ज्यादा दवाई लेने से शरीर में गर्मी आएगी, प्लस एक डिप्रेशन की फीलिंग रहती है कि इतनी बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, महीने में 5-5, 6-6 बार, पैसा भी खर्च हो रहा है, घर वाले भी बोल रहे हैं बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो टेंशन जो रहती है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में कि आज इंटरकोर्स करने को बोला है मैडम ने, आज तो साथ रहना है, अगले 7 दिन 10 दिन बोला है करने को, तो वो जो टाइम करके हम कुछ भी करते हैं ना वो बॉडी के लिए सही नहीं है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं ऐसे पेशेंट्स को 2-3 महीने छुट्टी देती हूँ कि आप मत आओ, अपने आप ट्राई करो, या फिर कई बार पेशेंट अपने आप ही नहीं आते, अपने आप ही घर बैठ जाते कि बहुत हो गया अब नहीं जाएंगे, ऐसे पेशेंट्स बहुत जल्दी कंसीव कर जाते हैं। 2-3 महीने जब मुझे लगता है दवाई लेने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऐसे पेशेंट्स 3 महीने बाद जब बिना दवाई के अपने आप कंसीव करके आते हैं, क्योंकि दवाइयों से उनकी जो मशीन है अंदर जो अंडे बनाती है, जो साइकिल है हार्मोन की, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो उस समय जब वो दवाई ले रहे थे उस समय शायद टेंशन की वजह से वॉट एवर रीजन नहीं हो पाता है, बाद में वो कंसीव कर जाते हैं, राइट? तो मेरी मानिए टेंशन ना करें
ओवुलेशन प्रॉब्लम्स की दवाइयां आती हैं और हर तरह की दवाइयां हैं। अगर इसके बाद भी नहीं होता है नॉर्मल इंटरकोर्स से तो हम लोग IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन सजेस्ट करते हैं। इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। क्या होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि इंजेक्शन से हस्बैंड या पार्टनर का सीमेन लेके इंजेक्ट कर देते हैं अंदर, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता। और दूसरा जो ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन, वो है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि IUI और IVF में क्या फर्क है। अब मैं बता दूं, सक्सेस रेट डिपेंड करता है आपकी एज पे और आपकी फिटनेस पे। सक्सेस रेट अगर आप 30 से कम है IVF का या IUI का या किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का, तो 30-35% सक्सेस रेट है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, आपका सक्सेस रेट कम होता जाता है। जैसे कि 45 के बाद अगर IVF कराएंगे तो सक्सेस रेट जस्ट अबाउट 2 to 5% है, बहुत ही कम है। 30-35 से 2 to 5%। तो लेडीज में बहुत जल्दी मेच्योरिटी आती है, बहुत जल्दी एक क्वालिटी चेंज होती है। तो इससे ध्यान रखें, अपनी प्रेगनेंसी को ज्यादा डिले ना करें, स्पेशली अगर आपकी शादी लेट हुई है और आपको पता है कि आपको ओवुलेशन प्रॉब्लम है, राइट। तो फ्रेंड्स, इतना ही बहुत है आपके लिए ओवुलेशन के लिए जानने के लिए। हमने ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया, हमने प्रॉब्लम्स मोटे मोटे तौर पे डिस्कस कर ली क्योंकि इसके डिटेल वीडियोस पहले आ चुके हैं। और अगली बार हम डिस्कस करेंगे ट्यूबल फैक्टर, यानी कि ट्यूब में अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स हो या ट्यूब ब्लॉक्ड हो, कैसे होती है, क्या करना चाहिए, उसके क्या समाधान है, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया पिकअप हो गया। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।